एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल CGA 9-10। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो हमने चर्चा किया था ज्योग्राफी के बारे में, तो काफी हद तक हम लोग चीजों को देख रहे थे और उसको हम आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत की आकार और स्थिति। भारत पूरी दुनिया में किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, भारत की स्थिति किस जगह पर है। अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर 193 कंट्री हैं जिसको यूएनओ द्वारा मान्यता मिला हुआ है। और उसको समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, जिसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। वैसे ये रियल की कोई लाइनिंग है नहीं, बट हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सके चीजों को, इसके लिए हम लोगों ने इसे बांटा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पृथ्वी पे कौन कौन से लैटिट्यूड है, कौन से मेन लैटिट्यूड है, कौन से मेन लॉन्गिट्यूड है, उनकी चर्चा करते हैं। ओके, इधर देखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी आपकी, हम मान के चलते, चलो एज्यूम कर लेते हैं पूरी पृथ्वी गोल है, जिस कारण पूरी पृथ्वी को गोल माना। और पूरी पृथ्वी को जो दो भागों में जो लाइन बांटता है, यहाँ बीचों बीच से जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इसलिए बोला जाता है कि ये पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटता है, इक्वल भागों में बांटता है। इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। लैटिट्यूड अगर हम देखिए, इसे समझने का थोड़ा प्रयास करें, समझने के लिए थोड़ा आसानी रहेगा कि लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं 0 डिग्री से ऊपर की तरफ में जितनी भी लाइनें आएंगी, जितना भी इलाका आएगा, इससे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के दक्षिण साइड में, नीचे की साइड में जितना भी इलाका आता है, इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, यानी इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री से लेकर यहां तक पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध के सदर्न हेमिस्फीयर के 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर यहां तक रहता है, पूरे 90 डिग्री तक रहता है। द सेम ऊपर भी इसी तरीके से 90 डिग्री तक रहता है। अब यहां भी कहीं ना कहीं 1 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 45 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 80 डिग्री होगा। ऊपर भी है और नीचे भी 45 डिग्री, नीचे भी 80 डिग्री आएगा, बट दोनों जगह 45 डिग्री। इसको दूर करने के लिए ऊपर वाले 45 डिग्री की चर्चा हो रही है या नीचे वाले 45 डिग्री की चर्चा हो रही है, हम यहाँ डायरेक्शन के अनुसार नॉर्थ और साउथ में से बांट देते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर तो हम लोग बांट देते हैं इसे नॉर्थ, और यहाँ पे हम इसे बांट देते हैं साउथ। यानी कि ये 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, ये 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। 45 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 45 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? इसमें कुछ जो आपके लैटिट्यूड रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं? यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्दर्न वाला जा रहा है, और 23.5 डिग्री सदर्न वाला। तो इन दोनों को नाम भी है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसे भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। इसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर सनलाइट आती है, जो सूरज की रोशनी आती है, डायरेक्ट केवल 23.5 डिग्री उत्तर तक जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिण तक जाती है, जिस कारण से ये वाला इलाका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के कारण इन्हीं दोनों इलाकों में थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के कारण इन इलाकों को हम लोग उष्ण कटिबंध एरिया कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से हम इसे लिख लेते हैं, देख लीजिए आप भी। ओके, हो सके तो मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि ये वैसी जानकारियां हैं जो कई बार हमें हमारी किताबों में शुरू में 6th 7th 8th क्लास में रहता है, बट हमें कोई भी सही तरीके समझाता नहीं है। तो उन सभी डाउट को हम दूर कर देंगे। तो आज हम आप बनी रहिए हमारे साथ। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग समझ जाओ इसे आसानी से। इसे हमने नाम दिया कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसे हमने नाम दिया मकर रेखा। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है मकर रेखा का? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उत्तरी गोलार्ध में जो ये है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा भारत के पूरे बीचों बीच से जाती है, लगभग में भारत में 8 राज्यों को काटते हुए जाती है। 8 राज्य कौन कौन से, उसकी भी चर्चा होगी, और कई बार आपके एग्जाम में आता भी है।
तो हम देख भी लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे, देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो ये आपके गुजरात से होते हुए लगभग में यहां से जाती है। तो इसे हम अभी आने वाले वीडियो हम देखने वाले हैं, तो समझते हैं यहां तक चीजों को। तो यहाँ पे जो आपने देखा, ये जितनी भी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये अक्षांश है जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसके माध्यम से पता चलता है किसी भी देश में कौन सा इलाका, जिस इन पे पूरे को पृथ्वी पे कोई भी देश अगर है जहां पर भी, तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी कितनी पड़ेगी, उस देश में हीट कितना पड़ने वाला है। इस अक्षांश रेखा के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी भी देश में कितनी ज्यादा हीट पड़ने वाली, सूरज की रोशनी कितना वहां पे पड़ेगा। वह इलाका गर्म इलाका होगा, हीट एक्सेस होगा, या कोल्ड एक्सेस होगा कि वहां पे थोड़ी ठंडी ज्यादा पड़ेगी। किसी भी इलाके का आप अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड पता करके आप बता सकते हो वहां पे गर्मी पड़ेगा कि ठंडी पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों इलाकों में ही सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जिस वाले इलाके में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हम इससे कौन सा इलाका बोल सकते हैं, गर्मी वाला इलाका। बट गर्मी वाला इलाका तो हम हिंदी में बोलते हैं, हम पढ़ने क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया। और इसके अलावा जो इसके ऊपर वाला जो इलाका है, यहां पर हम लोग, चलो मैं नंबरिंग भी कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो हेमिस्फेयर है, यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हम लोग मान के चलते हैं, एक कल्पना हम करके चलते हैं कि ये जो आपका है ये सूरज, अगर सूरज यहां पर है यानी कि 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऊपर वाले इलाके में यानी कि 23.5 डिग्री के ऊपर इस वाले इलाके में क्या पड़ रहा होगा, शीत पड़ रही होगी, ठंड पड़ रहा होगा। क्या पड़ रहा होगा, यहां पर शीत पड़ रही है, शीत पड़ रहा है। जैसे ही सूरज यहां से हटके सूरज यहां पे आ गया, फिर यहां पे क्या पड़ने लगा, गर्मी पड़ने लग गया। शीत प्लस उष्ण इस इलाके में पड़ रहा है, जिस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं हम इसको, शीतोष्ण कटिबंध। इसको नाम क्या दिया जाता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। सेम इलाका ये भी है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, शीतोष्ण कटिबंध। इसे भी नाम क्या दिया गया, शीतोष्ण कटिबंध। और इसके अलावा इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट रीजन। क्या बोलते हैं हम इसे, टेम्परेट रीजन, जहां पे ठंडी गर्मी दोनों का एहसास होता है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ता है। ये वाला इलाका जीवन के लिए बहुत, सर्वाइवल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अधिकांशतः यूरोप के देश इसी वाले एरिया में आते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ अब हम लोग भारत में सभी चीजों को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने जो बात किया, ये पूरा का पूरा आपका लैटिट्यूड था। लैटिट्यूड के अलावा इसमें एक और रेखा भी, एक और लाइन भी जाती है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड नाम से पता चला, यानी वो लंबा लंबा रहेगा, लंबा रहेगा, लॉन्ग रहेगा। तो लॉन्ग जो रहेगा आपके ऊपर से लेके लगभग में पूरा का पूरा नीचे तक ये पूरी की पूरी लाइन आती है। ऊपर से लेके नीचे तक ये रेखा आती है, ऊपर से नीचे तक की आती है। इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड, या इसको नाम दिया जाता है दिशांतर। क्या बोलते हैं हम इसको, या तो इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या दिशांतर बोलते हैं। दिशांतर का मेनली काम क्या होता है, किसी भी इलाके का टाइम का पता लगाना, किस इलाके में सूरज की रोशनी जल्दी आएगी टाइम के हिसाब से। भारत में जैसे हम लोग बात करते हैं, भारत में अगर आप देखोगे 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो लाइन है, ये भारत का मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन है। इसी के माध्यम से भारत में टाइम को डिसाइड किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि हर एक देश की अपनी अलग अलग टाइमिंग चलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड से काफी हद तक लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम थोड़ा आगे हैं, और हमसे आगे जापान है। तो जिस कारण से लगभग में ये आपका लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड से हम पता लगाते हैं कि किसी भी इलाके का टाइमिंग क्या होती है। अब इन्हीं दोनों को, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिलाकर किसी भी इलाके का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाया जाता है। किसी भी इलाके का एकदम जो लोकेशन, एकदम स्थिति कि कोई कहां पर है कहां पे नहीं, उसके बारे में पता लगाते हैं। सारे के सारे जीपीएस, रेडियो जो तरंगे काम करती हैं, जो एरोप्लेन वगैरह काम करते हैं, सब कुछ इसी मेथड के हिसाब से चलते हैं। इन सब का हमारे जीवन पे काफी हद तक योगदान है। ओके,
अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब भारत के पक्ष में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत में कहां कहां पे ये चीजें लगभग में नजर आती है। क्लियर हुआ? अभी ध्यान देना, जब हमने इसकी बात किया तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड को हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। अगर इस तरफ रहेगा इससे हम लोग ईस्ट बोलेंगे, अगर इस तरफ रहेगा इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। 0 डिग्री से लेकर इस तरफ टोटल 180 लाइन रहेगा, 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ भी टोटल 180 लाइन लगभग में यहां पर भी रहेगा, दोनों जगह एक पर रहेगा। बट भारत की स्थिति अगर आप देखोगे, भारत यहां कहीं पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखोगे भारत से पूछे तो आप बताओगे भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर हम लोग बात करेंगे देशांतर के हिसाब से तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही बना रखा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की लैटिट्यूड के माध्यम से। तो लैटिट्यूड जो स्टार्टिंग होता है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से होता है। कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। अब हल्का से इधर हम समझ लेते हैं ये डिग्री मिनट होता क्या, किस तरीके से देखते हैं। जब कभी भी हम लोग जैसे कि टाइम देखते हैं तो टाइम में सबसे पहले आवर्स का रहता है, यानी घंटे का सुई रहता है, घंटे के अलावा अपना मिनट का रहता है, मिनट के बाद आपका क्या रहता है, सेकंड का रहता है। सेम इसी तरीके से यहां भी चलता है, बट यहां पर हम लोग इसे हटा के लगभग में क्या कर देंगे, यहां पर डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिग्री। यानी जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री के हिसाब से देखेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर कोई लिखा हुआ है 8, ये पहला आएगा डिग्री, फिर दूसरा जो लिखा रहेगा उसे मिनट बोलेंगे, तो अगर तीसरा अगर मान के चलते कुछ लिखा है तो उसे सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम उसे सेकंड बोलेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट 7 सेकंड। तो अभी तक ज्यादातर तो हम केवल दो पर ही लगभग में जाने का देखने का प्रयास करेंगे, तो दो यहाँ पे देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर तक ये पूरा का पूरा गया है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक ये है पूरा का पूरा, यानी भारत की पूरा का पूरा ये अक्षांशीय विस्तार है, भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक लगभग में 3200 किलोमीटर लगभग में पूरी लंबाई है इसकी। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं देशांतर के हिसाब से किस तरीके से काम करता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 67 डिग्री सॉरी ये नॉर्थ नहीं होगा, ये ईस्ट होगा यहाँ पर। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लगभग में ये गया है पूरा का पूरा। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो इस हिसाब से लगभग हमने यहाँ पे बात कर लिया इसको। और बीच से भारत की एक रेखा जा रही है जिसको मैंने आपको बताया, भारत की मानक रेखा है, जिसको हम स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं। इस स्टैंडर्ड लाइन के माध्यम से भारत का टाइम डिसाइड होता है कि भारत में किस समय कौन सा टाइम होगा। वैसे देखा जाए तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक में इसमें भी काफी हद तक की गैपिंग आ जाती, लगभग में 2 घंटे की गैपिंग आती है। जब कभी आपने देखा हो जब भारत में इलेक्शन होता है, खासकर लोकसभा के इलेक्शन के दौरान में, यहां पर अगर आप देखोगे जो वोटिंग स्टार्ट हो जाती 6 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, जहां तक यहाँ तक आते आते 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया, 6 बजे स्टार्ट भी हो जाता है और शाम को बहुत जल्दी जो वोटिंग रहता है वो बंद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल्दी सूरज आ भी जाता है, जल्दी सूरज ढल भी जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब सूरज, यानी सूरज वाला जो इलाका रहता है उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, इसके अलावा फिर हम लोग लगभग में चर्चा करने वाले हैं भारत के बीचों बीच से एक लगभग में सीधी सीधी एक लाइन जा रही है, जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत की, आपने देखा यहाँ पे मैंने बना भी रखा है कि भारत के पूरे बीचों बीच से लगभग में से कट करते हुए जा रहा है। वैसे कुछ नॉर्मल रियल में कुछ कट नहीं कर रहा है, ये केवल एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन के हिसाब से हमने देखा तो भारत में लगभग में यहाँ पर 8 राज्यों को ये कट करके यानी कि इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो वो 8 राज्य कौन से, उसका याद करने का हमने एक ट्रिक भी है, लगभग में ट्रिक भी देख लेते हैं। ये अक्सर लगभग बच्चों को पता भी रहता है, चलो हम आपके साथ भी शेयर कर दे रहे हैं। ये 8 राज्य हैं। 8 राज्य की जब हम लोग बात करते हैं, जो ट्रिक इस प्रकार से है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्र से क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा। प से क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। वैसे कई बार बच्चे कहते हैं मैप में देखते हैं उनको लगता है राजस्थान से आपकी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जा रही, बट राजस्थान के 2 जिले हैं वहां से जाती है, तो वहां से जाती है जिस कारण से लगभग में हल्का सा दिखाई नहीं देता, बट वहां से जाती है। राजस्थान हो गया और आपका ग से क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। क्या है ये? गुजरात।
मध्य प्रदेश, मैंने एमपी लिख दिया यहाँ पर, और 6 से क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। और इधर आपका झार से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपका झारखंड है। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टेट है। 8 आपने 8 राज्यों को यहां पर कर लिया। हमें टोटल भारत में 28 राज्यों को देखना है। 28 राज्य में हमने 8 राज्यों को तो यही देख लिया, और बाकी के बचे हमारे कितने राज्य, 20 राज्य। तो 20 राज्यों को एक एक करके हम लगभग में आने वाली वीडियोस में एक एक करके देखते रहेंगे, समझते भी रहेंगे उनके बारे में। और अभी हमने ये बात कर लिया कि पूरी भारत पूरी दुनिया में किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, भारत किस जगह पर है। तो हमने बात किया कि पूरी पृथ्वी में जब हम देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के इलाके में पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 37 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ आपको दिखाई देता कि 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ से, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के आसपास में ये यहाँ पे फैला हुआ है। यानी भारत देखा जाए तो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से इलाका है। 32,84,263 किलोमीटर एरिया में भारत पूरा फैला हुआ है। भारत पूरी दुनिया का 2.4 यानी 2.4% एरिया भारत के पास में है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, भारत पूरी दुनिया का, चलो हम इकोनॉमी की चर्चा भी कर लेते हैं। भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आज के समय में भारत की इकोनॉमी की क्षमता धीरे आने वाले समय में बढ़ने वाली भी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और जिस देश में युवा आबादी रहते हैं वो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। क्लियर हुआ? और इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं भारत के आसपास के पड़ोसी देशों की। जब हम पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं तो भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, यानी नेबरिंग कंट्री हैं। जब 9 कंट्री की हम लोग चर्चा करते हैं तो 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है, यानी कि जिनके साथ में हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, और 2 ऐसे नेशन है, 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ में हमारी मरीन बाउंड्री लगती है, यानी कि जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? तो चलो हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं इरेज कर देता ताकि आपको सही से दिखाई भी दे। ओके, वीडियो में थोड़ा साइड जा रहा हूं, वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर हुआ? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए हम इनके पड़ोसी देशों की जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि भारत के ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण भारत हिस्ट्री यानी कि भारत अपने इतिहास से, अपने अतीत से ही बड़ा प्रॉस्पेरस तरीके से रहा है। भारत की इकोनॉमी वगैरह सब कुछ बेहतर तरीके से रहा है, जिस कारण से भारत विदेशी आक्रांताओं का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। चाहे हम लोग बात करते हैं सिकंदर से लेकर बहुत सारे आक्रांता, चाहे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी का, गजनवी का, मुगल वगैरह, सब भारत की तरफ ही हैं। और आगे चल के लगभग में सारे के सारे यूरोपीय कंट्री भी भारत की तरफ ही आते हैं, क्योंकि भारत का अच्छा खासा जब इकोनॉमी बेहतर चल रही थी। चलो हम देख लेते हैं, अपनी बात कर रहे थे जो हम लोग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सबसे प्यारा मित्र, परम मित्र, जिसका नाम है पाकिस्तान। जिसे कई बार हम अपना दोस्त भी माने, हम कहते हैं इसका होना ही क्यों है, ये पाकिस्तान ना रहता तो पूरी दुनिया कितनी शांत, कितनी सही तरीके से रहती। ओके, इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और देश है भारत के जिस पड़ोस में, भारत जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसके ऊपर भी वर्तमान में आपको पता होगा तालिबान का शासन है। वैसे भारत के पक्ष में ही बातें करते हैं तालिबान। ध्यान देना, भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में वर्तमान में डायरेक्ट नहीं लगता है। भारत का जम्मू कश्मीर का कुछ थोड़ा बहुत इलाका है जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रखा है। अगर वो भारत में आ जाए तो लगभग में 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो आपके अफगानिस्तान से भारत का शेयर होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसके ऊपर जो भारत का बड़ा सा इलाका है जिससे हम लोग चीन कहते हैं। पहले यहाँ पर एक इलाका हुआ करता था तिब्बत, बट आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1959 के आसपास चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया, अटैक करके पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इसी के बाद से चीन का मानना है कि तिब्बत का ही दक्षिण यानी सदर्न पॉइंट हुआ करता था आपका ये जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका, सिक्किम का कुछ इलाका और अरुणाचल प्रदेश का इलाका। वो आज भी इन सभी इलाकों पे क्लेम करता है, जिस कारण से भारत का चाइना का 1962 से 1962 से लेकर अब तक रिश्ते हमें हमेशा खटास देखने को मिलता है।
और इसके साथ साथ यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा भी कहते हैं, ये पहले भारत में ही मिला हुआ था 1935 में, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या करता है, भारत से अलग होता है। इसके साथ साथ ये एक इलाका आपको दिखता है जिसे हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश आजादी के बाद, अगर आपको हल्का सा, चलो हम थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 को, उस समय दो पाकिस्तान बनते हैं, एक भारत बनता है, दो पाकिस्तान बनते हैं। पाकिस्तान बनता है जो ये वाला, जो आज का पाकिस्तान है, जो नल्ला पाकिस्तान है आज का, इसे हम लोग उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे इसको हम? पश्चिमी पाकिस्तान। और जो आज के बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बट पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, नापाक इरादों के कारण लगभग में इससे बांग्लादेश 1971 में अलग हो जाता है, जिसमें भारत का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है। वर्तमान में इसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यहां पर एक देश है जिसका नाम है भूटान, यहां पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और यहां पे आपने देखा भी है जिसको हम लोग सिलोन कहते थे, वर्तमान में इसका नाम क्या है? श्रीलंका। और ये रहा यहां पर लगभग एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है मालदीव। तो ये टोटल भारत के 9 नेबरिंग कंट्री है, 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। इन सब की हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया। उसके बाद हल्का सा हम लोग भारत की ज्योग्राफी, हल्की सी चीजों को देखने का प्रयास करें कि भारत के उत्तर में कौन सा इलाका है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो जब हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं तो भारत में बहुत बड़ा सा एक हिमालय पर्वत है। क्या है? एक फोल्डेन माउंटेन है, जिसे हम नवीन पर्वत कहते हैं। नवीन पर्वत या फोल्डेन माउंटेन का मतलब होता है जिसकी हाइट आज भी बढ़ रही हो। आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। 8,848 मीटर हुआ करता था, बट आज के समय में 8,848.6 मीटर बढ़ चुका है, यानी इसकी भी हाइट अभी तक बढ़ रही। बाकी मानव की हाइट तो दबती चली जा रही है और इनकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। और जब हम लोग साउथ की बात करते हैं, दक्षिण की साइड में एक बहुत बड़ा सा एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर, जिससे हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन। क्या कहते हैं हम इसको? इंडियन ओशियन। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है। वो कौन सा देश है? कमेंट करके बताइएगा। ओके। और इसके साथ साथ हम लोग जब बात करते हैं भारत के वेस्ट साइड में, भारत के पश्चिम साइड में एक बड़ा सा सागर है जिसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है इसका? अरब सागर, जिसे हम लोग अरेबियन सी कहते हैं। क्लियर हुआ? और भारत के ईस्ट साइड में यानी कि पूर्वी साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा, ये भी लगभग यहाँ पे खाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या नाम देते हैं हम इसको? बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया आज के वीडियो में। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जाते जाते आपके लिए एक संदेश, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि हर महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद।